वेरी वेल विशेस ऑफ द डी क्लास। तो आज का आपका न्यू टॉपिक है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम यानी कि नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वेडर्स। जितने भी इन्वेडर्स का मीनिंग है कि यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में इन्वेड कर सकते हैं, बट वो इन्वेड नहीं होते क्योंकि हमारा अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन से आप समझ सकते हो प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। जैसे ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला अगर है तो उसमें ये सारे इन्वेडर से हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो जस्ट जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला बताया गया है इस पिक डायग्राम में, ऐसे ही अम्ब्रेला की जगह हमारी बॉडी होती है, यानी कि जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, ये फॉरेन पार्टिकल्स हो गया इन्वेडर्स, हम इनको इन्वेडर्स भी कह सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, इनसे हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो एक पिक्चर्स हमारी इम्यूनिटी यहाँ पे शो करेगा। हमारा ये जो अम्ब्रेला है ये एज बॉडी का इम्यूनिटी हो गया, इम्यून सिस्टम, ये इन्वेडर से ऐसे हेल्प करता है। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एबिलिटी टू द रजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकते हैं, यू कैन वायरस, यू कैन बैक्टीरिया एंड यू कैन पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेंगे देन डिजीज़ कॉज करते हैं। बट ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर ना करें, इसको रोकने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी इम्यूनिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द रजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करने से जो रोकता है, वो रोकने में जो हेल्प करता है वो हमारा इम्यूनिटी है। सेकेंड होता है कि डिस्ट्रॉयज कैंसरस सेल्स। ठीक है, यानी कि देखो जैसे कि कैंसर एक डिजीज़ है, तो डिजीज़ है तो ये कोई कंटेजियस डिजीज़ तो है नहीं। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं ये अपना फंक्शन लॉस करके अनवांटेड ग्रोथ करती हैं या अनवांटेड फंक्शन करती हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कैंसरस सेल्स। अगर जैसे हमारी बॉडी की अपनी सेल है, वो अपना रूटीनली फंक्शन कर रही है, तो वो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हो गई। बट वो अपना नॉर्मल फंक्शन लॉस करके जब अनवांटेड फंक्शन करती है, जो कि हमारी बॉडी का फंक्शन नहीं है, वो अपना फंक्शन बना लेती है, तो इस टाइप की सेल्स को हम बोलते हैं कैंसरस सेल्स। ठीक है, और आगे जाके ये किस में कन्वर्ट होती हैं? हार्मफुल फैटल कैंसर डिजीज़ में कॉज होती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में बनती रहती हैं, डेवलप होती रहती है कैंसरस सेल्स, बट हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम होता है इन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है टाइम टू टाइम। इसीलिए जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसको कैंसरस कम ही देखने के लिए उसमें कैंसरस नहीं हो पाता, बट जिसकी इम्यूनिटी लो होगी उसमें अगर थोड़ा सा भी कैंसरस सेल्स बनती है तो वही जाकर आगे डेवलप होंगी और कैंसरस कॉज करेंगी। तो हमारा इम्यून सिस्टम का अपना काम होता है कि जो हमारी बॉडी में कैंसरस सेल्स बनती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, एंड इसके वेज द डेड सेल्स। जैसे कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स, हर सेल्स का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। एक टाइम के बाद हर सेल का होना निश्चित है कि वो सेल डेड होगी। तो अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो कई सारी सेल्स हमारी बॉडी में डेथ न्यू जनरेट होती है, और कई सेल्स हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे डेड होती रहती है। तो जो हमारे बॉडी में जो सेल्स डेड हो रही हैं उनको बॉडी से रिमूव करने का काम भी इम्यून सिस्टम का होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है, अगर कोई पूछते हैं तो क्या है सबसे फर्स्ट इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है टू द रजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से रजिस्ट करने की एक कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट है कि जो हमारी बॉडी में कैंसरस सेल्स डेवलप होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम हमारा इम्यूनिटी का होता है। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द स्केवेज द डेड सेल्स, यानी कि क्लीन करना या रिमूव करना जितनी भी हमारी बॉडी की डेड सेल्स होती हैं। ये डेड सेल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनको एलिमिनेट करके और बॉडी से क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। इम्यूनिटी हमारी इन डेड सेल्स को एलिमिनेट करती है। तो ये हो गया। जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शन अच्छे से याद रखना है कि इम्यूनिटी के तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस का। ठीक है, तो जब हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो साइंस की एक अलग से ब्रांच बन जाती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्यूनोलॉजी, ये साइंस की एक अलग से ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन, बहुत बार इम्यूनोलॉजी की 1 मार्क्स में डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो अगर इम्यूनोलॉजी, व्हाट इज़ द इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इट नोन एज द इम्यूनोलॉजी। ये हो गया इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, दो चीज़ें। नेक्स्ट उसके बाद है, चाहे हम इम्यूनिटी की बात करते हैं या इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम इनको सिंपल से टर्म में समझने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस एबिलिटी, यानी कि हमारी बॉडी की जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से रजिस्ट करने की जो एबिलिटी है वही हमारी इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम से मिलकर बनी है। सिस्टम, जब भी हम सिस्टम टर्म्स जब भी यूज़ करते हैं, सिस्टम का मतलब जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एक चीज़ से वो फंक्शन, वो काम कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स या बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो मोस्ट पॉपुलर ऑर्गन्स हैं या सेल्स हैं, जैसे WBC हो गया, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज का मीनिंग कि ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्प्लीन, थाइमस और बोन मैरो। स्प्लीन और थाइमस भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं। और जैसे बोन मैरो है, तो बोन मैरो में हमारी WBC की, जो WBC है उनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, WBC हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस और बोन मैरो। इसके अलावा जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन सरफेस, कुछ केमिकल सब्सटेंस वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, बट ये वो कंस्टिट्यूएंट्स है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि ये आपको पूरा पेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी हमने देखा एबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये इम्यूनिटी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को रजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, दो टाइप से हमारी बॉडी को मिलती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। यानी कि कभी क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। अगर आप इसमें इन्नेट इम्यूनिटी देखोगे तो फर्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि इन बर्थ, जो कि हमें बाय बर्थ हमें मिलती है, ठीक है। इन बर्थ, पहले से बर्थ से ही हमारी बॉडी में ये क्या रहती है, डेवलप रहती है। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई करके उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करती। हमारी बॉडी में कोई भी इन्वेडर्स इन्वेड होने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारी इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगी, एक्टिव होगी। तो नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को न छोड़ के हर टाइप के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंटर करना चाहते हैं तो उनके अगेंस्ट हमें क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इमीडिएटली जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये इमीडिएटली एक्टिव होती है। जैसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये इम्यूनिटी इमीडिएटली हमारी एक्टिव होती है, ठीक है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी हो गया। इन्नेट इम्यूनिटी हमारी इन्नेट यानी कि इन बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी। दूसरा होता है कि नॉन स्पेसिफिक होती है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये इमीडिएटली एक्टिव होती है। जैसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आएगा वैसे ये एक्टिवेट हो जाएगी। ये इन्नेट इम्यूनिटी हो गया। सेकेंड होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी में हमारे कुछ सिस्टम है। इन्नेट इम्यूनिटी का भी अपना सिस्टम है। तो इसमें कुछ क्या होता है, जैसे कि फिजिकल बैरियर आ गए, केमिकल बैरियर्स आ गए, इन्फ्लामेशन हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया, कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स जैसे कि कॉम्प्लीमेंट और इंटरफेरोन्स, और हो गया फीवर। तो आप लोग समझ रहे हैं जैसे इन्नेट इम्यूनिटी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ये वो उसके वो कंपोनेंट्स है जो कि हमारे इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप आगे वाले लेक्चर में हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे सरफेस और केमिकल बैरियर्स हो गया, तो हमारी स्किन जो है, स्किन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्या करती है,
प्रोवाइड करती है, यानी कि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी स्किन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हम लोग देखते हैं जैसे कि कोई ओपन वुंड्स हो गया या फिर कोई कट्स लग जाता है, तो वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइम टू टाइम एंटर कर रहे होते हैं बॉडी में। तो इसीलिए वो वहाँ पे हमें हमेशा जो भी इस टाइप का वुंड्स या कट होता है उसको हमेशा बंद करके रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड नहीं कर पाते क्योंकि हमारी स्किन है। उसके बाद आता है कुछ केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि हमारा स्टमक एसिड हो गया, ये भी हमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और अच्छे से आगे हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा समझना है कि इन्फ्लाम क्या होते हैं। स्किन हो गया, केमिकल बैरियर्स, जैसे कि केमिकल बैरियर स्टमक एसिड हो गया, हमारे टीयर्स हो गए, और ये कुछ केमिकल्स बैरियर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक हमारी यूज़फुल प्रोसेस होती है, यानी कि जब जिस बॉडी के जिस टिश्यू में या जिस पार्ट में कोई भी अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो वहाँ पे हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करती है। इन्फ्लामेशन में होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगी, ब्लड का फ्लो वहाँ पे बढ़ा देंगी। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे जो हमारी WBC आएंगी वो वहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिस टिश्यू जिस पार्ट में हमारा इन्फेक्शन हो रखा है। तो जितनी नंबर ऑफ WBC उस पार्ट में आएंगे, उतना हमें इम्यूनिटी यानी कि उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को उतना वो किल कर पाएंगे। तो इन्फ्लामेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। फैगोसाइटोसिस यानी कि WBC की सेल्स के कुछ ऐसे टाइप होते हैं जिनको जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, जब कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो फैगोसाइटोसिस सेल्स हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं जो कि उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेंगी, उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करके और उस बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। टोटली ये है कि फैगोसाइटोसिस में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके किल कर दिया जाता है। तो ये सब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ हमारी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स आती हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स दो टाइप की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और इंटरफेरॉन्स, ठीक है। कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, लीवर सिंथेसाइज करते हैं इस टाइप के प्रोटीन्स को, जो कि डायरेक्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रखती है। इंटरफेरॉन्स यानी कि जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो इंटरफेरॉन्स आते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसे सिग्नल्स रिलीज़ करती है कि नियर बाई सेल्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई वायरस पार्टिकल्स आ रखा है। तो ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं, इंटरफेरॉन्स और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट उसके बाद आता है फीवर, लास्ट। फीवर में क्या होता है, ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का एक फैक्टर है, जिसमें कि फीवर आने का मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी अपना रिस्पॉन्स जनरेट करती है, उसको हम कहते हैं फीवर आना। तो फीवर से दो बेनिफिट होते हैं। एक तो अगर जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, तो हाई टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वो हाई टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ेंगी तो हमारी बॉडी में WBC और एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। अगर एंटीबॉडीज़ और WBC बढ़ेंगी, जितनी नंबर ऑफ WBC हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगी वो उतना उस ऑर्गेनिज्म से फाइट करेंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे बॉडी से। तो ये दो बेनिफिट होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रिड्यूस होती है और मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्शन हाई होता है। मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्शन हाई होगा तो हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, लो, उनकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो इस टाइप से काम करते हैं। इनको हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करने वाले। ब्रीफली है कि हमारा इनेट इम्यूनिटी में सरफेस जैसे कि हमारी स्किन हो गया, हमारे डर्मा सेल्स कैसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस, इन्फ्लामेशन एक यूज़फुल प्रोसेस, एक यूज़फुल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में भी सेल्स फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करेगी। थर्ड आता है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स में कुछ दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इंटरफेरॉन्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। नेक्स्ट आता है उसके बाद फीवर। तो ये हमारे सब जो ये जो फैक्टर है ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद है एडेप्टिव इम्यूनिटी। अगर एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे।
एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड से मीनिंग है कि हम ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ नहीं मिली है, बट हम इसको बाहर से क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। तो एक्वायर्ड करने का मतलब क्या है, यू कैन एक्वायर्ड इट, हम बाहर से इसको एक्वायर्ड करेंगे। स्पेसिफिक वर्क अगेंस्ट द सिंगल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या थी, नॉन स्पेसिफिक थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक थी, बट जब हम बात करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब वर्क अगेंस्ट अ सिंगल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। सिंगल टाइप के एक टाइम में एक ही पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। बिल्ड इन द रिस्पॉन्स टू द सर्टेन एंटीजन, यानी कि हमारी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये अपने जो कोई फॉरेन पार्टिकल, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाती है एज अ एंटीजन। एंटीजन एक्चुअल में हम ये मान सकते हैं जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स होता है, उसमें कुछ उसके आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइडेंटिफाइंग कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस करवाता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर हुआ है, तो वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है एज अ एंटीजन। ठीक है, नेक्स्ट होता है इट टेक्स टाइम। जैसे कि हमने देखा इमीडिएटली जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जैसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आया तो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट क्या करती है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। और इमीडिएटली रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है यानी कि जैसे इमीडिएटली वो एक्टिव हो जाती है। बट इसके अगेंस्ट हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ा एक्टिवेट होने में टाइम लेती है। तो ये हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, एक्टिव इम्यूनिटी होती है एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन, यानी कि एक्वायर्ड, हमने उसे बाहर से एक्वायर्ड किया है अपनी बॉडी में, बट ये इम्यूनिटी तब एक्टिवेट होगी जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में उसका एक्सपोजर होगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो टाइप जिसमें कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एक्सपोज करेगा, देन इम्यूनिटी हमारी एक्टिव होगी। ठीक है, जैसे कि हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वैक्सीनेशन जब भी हमारी बॉडी में उस टाइप का एक्सपोजर होगा तो उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी कहलाती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट उसके बाद आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी यानी कि हम बनी बनाई इम्यूनिटी बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो ये बनी बनाई इम्यूनिटी जैसे कि ट्रांसप्लेसेंटल, जब इन्फेंट्स, जब हम बेबी में देखते हैं फीटस में कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती है। तो मदर की बॉडी ने उसको बनाया है, बट मदर की बॉडी से अब प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो ट्रांसप्लेसेंटा यानी कि मदर की एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र होती है। तो इस टाइप की एंटीबॉडीज़ बेबी बनी बनाई है ना, मदर की बॉडी ने बनाई है, बेबी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी हमारे अंदर आती है प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी एंटीबॉडीज जो हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं, वो भी पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएंगी। नेक्स्ट थर्ड होता है ब्रेस्ट फीडिंग। जब बेबी होता है तो अब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मदर से बहुत सारी बनी बनाई एंटीबॉडीज़ फीडिंग के थ्रू क्या करता है, बेबी इनटेक करता है, अडेप्ट करता है। तो ये जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यानी कि हम बनी बनाई इम्यूनिटी लेते हैं। बनी बनाई इम्यूनिटी अगर हम वैक्सीनेशन में ले रहे हैं तो वो एक्टिव के अंदर आती है, और पैसिव के अंदर जैसे कि ट्रांसप्लांटल इम्यूनिटी हो गया, और प्लाज्मा इम्यूनिटी हो गया, और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो हमारी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी हमारी पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये तो जनरल से इंट्रोडक्शन, ये लेक्चर फर्स्ट है। अभी हमने जो एक एक करके स्टार्ट किया था, नॉन स्पेसिफिक में जो केमिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर है, इनको हम एक एक करके अच्छे से पूरा डीपली पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर देखिए, फिर आपका जो इम्यूनिटी वाला टॉपिक है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर फर्स्ट करके उसके बाद आप सेकेंड वाला लेक्चर देखिएगा। थैंक यू क्लास।